और ये है बेटा आपके पास जो वक्र है इसको कहा जाता है फ्राइंडलिक समतापी वक्र। फ्राइंड ये है इस टाइप से फ्राइंडलिक समतापी वक्र, समतापी वक्र, ठीक है ना। और इस वक्र को हम कैसे मान सकते हैं, ठीक है ना। फ्राइंडलिक आइसोथर्मल ये जो वक्र है इस प्रकार से होगा। तो जैसे माना कोई समतापी गैस है, ठीक है ना, सॉरी एक गैस है, कोई गैस हमारे पास, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस लिया या ऑक्सीजन गैस लिया, कोई भी गैस ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हो सकती है कि गैस के समतापी वक्र, ठीक है ना, माना कोई गैस हमारे पास है, गैस का समतापी वक्र, कौन था बेटा, समतापी वक्र, जो गैस का क्या होगा, समतापी वक्र होगा, ठीक है ना। गैस का जो समतापी वक्र है उसका जो गणितीय रूप है, गैस का समतापीय वक्र का जो इसका क्या होगा, गणितीय रूप है, इसको कहेंगे जो हमारे पास क्या होगा, गणितीय रूप, ठीक है ना। जो गणितीय रूप होगा उसी को हम क्या कहते हैं, फ्राइंडलिक समतापीय वक्र कहते हैं। गैस का समतापीय वक्र का गणितीय रूप, जो समतापीय वक्र होगा उसका जो गणितीय रूप होगा, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, फ्राइंडलिक समतापी वक्र, ठीक है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा, इसको हम इस डेफिनेशन के रूप में ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको समझाने के लिए जो उन्होंने प्रयोग किया, दो प्रकार की चीजों को उपयोग किया उसने। एक किया निम्न दाब पर, जो फ्राइंडलिक थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो चीजों पर काम किया। एक तो कहा उन्होंने कि निम्न दाब पर, किस पर, निम्न दाब, पहली कंडीशन क्या थी, जो निम्न दाब, उस पर उन्होंने काम किया कि निम्न दाब पर क्या कंडीशंस होगी इसकी, ठीक है ना। दूसरा दूसरा इन्होंने क्या किया, उच्च दाब, जो दूसरा नंबर था उच्च दाब, यहाँ पर जो उच्च दाब होगा उस पर भी इन्होंने काम किया, दो जगह पर। तो पहले हम निम्न दाब पर देखते हैं। तो निम्न दाब पर इन्होंने क्या किया, एक वक्र बनाया, ठीक है ना, ग्राफ जिसको हम कह सकते हैं। तो ग्राफ किस प्रकार से बनाया, इन्होंने एक तरफ लिया एम एक्स अपॉन एम, ये तो इस तरफ लिया इन्होंने एक्स अपॉन एम, ये वाली वैल्यू ली, ठीक है ना। और जो दूसरी तरफ यहाँ पर लिया इन्होंने, ये किस रूप में लिया, ये लिया प्रेशर, ठीक है ना, इधर की तरफ इंक्रीज प्रेशर होगा। और एक्स अपॉन एम हमें मालूम है क्या होता है बेटा, कोई बता पाएगा, कि हम पहले बता चुके, एक्स अपॉन एम हमें मालूम है, किसी को बताया था मैंने पहले, ये नहीं बताया था, कल कल बताया था सर। जी बिल्कुल, है ना। एक्स अपॉन एम था अधिशोषित मात्रा, ठीक है ना, गैस की अधिशोषित मात्रा, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको गैस की अधिशोषित मात्रा, अधिशोषित मात्रा, ये है बेटा, है ना, कि कितनी अधिशोषित होती है, अधिशोषण समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब तो आसानी से समझ रहे होंगे, कोई पृष्ठ है और इस पर पृष्ठ पर गैसों की कितनी मात्रा जो है अधिशोषित हुई है, अधिशोषित का मतलब उसके यहाँ पर कितनी मात्रा चिपकी हुई है, ठीक है ना। एक्स अपॉन एम क्या है, गैस की अधिशोषित मात्रा है, कितनी मात्रा उसमें अधिशोषण हो, ठीक हो गया। और पी क्या है, यहाँ पर दाब है, ठीक है ना। और कौन सा दाब है, अधिशोषित गैस की मात्रा पर जो लगने वाला दाब है ना, ये दाब है यहाँ पर। तो इनके बीच हम कैसे ग्राफ खींचे, एक तो हमने x अपॉन एम बना दिया, और दूसरा क्या होगा, निम्न दाब पर, पहले हम देखेंगे निम्न दाब पर, यानी कि दाब क्या होगा जब निम्न होगा। तो निम्न दाब पर क्या होगा, ये क्या कहता है कि जब निम्न दाब पर होगा तो ग्राफ क्या होगा, एक
सीधी रेखा होती है, सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है ना? कैसे होगा? सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होगा। ठीक है? तो सरल रेखा के रूप में कब प्रदर्शित होगा? जैसे माने इस ग्राफ की जो कंडीशंस है वो इस प्रकार से है, यहाँ से ऐसे बढ़ा हुआ है, इस टाइप से बढ़ा हुआ, ऐसे बढ़ता चला गया, और एक कंडीशंस के बाद, एक कंडीशन आने के बाद वो क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है, ऐसे डॉटेड लाइन से हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है? यहाँ पर एक हम इसको इस टाइप से दिखा सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर होगा संतृप्त दाब, ये जो पोजीशन होगी इसको बोलेंगे संतृप्त दाब। क्या बोलेंगे बेटे इसको? संतृप्त दाब, ये संतृप्त दाब है ना? और संतृप्त दाब को हम दिखाते हैं पीएस से। ठीक है? यहाँ पर x अपॉन m, जो x अपॉन m होगा इस वाली पोजीशन पर x अपॉन m, तो x अपॉन m इज इक्वल टू होगा k और p नोट। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या होगा? जो इसमें आएंगे x अपॉन m और इज इक्वल टू के पी। और इस वाली पोजीशन पर क्या होगा? जब हम इसमें देखते हैं तो ये होगा, तो ये इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं बेटे। ठीक है ना? तो ये क्या कहता है? देखो, इसके लिए कहता है कि जो x अपॉन m है, एक सरल कैसे ग्राफ, यदि हम इसको देखेंगे निम्न दाब पर देखते हैं, तो निम्न दाब पर क्या कंडीशन कहता है कि ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है ना? जो प्रदर्शित क्या करता है कि जो x अपॉन m है, x अपॉन m है, यानी कि जो गैस की अधिशोषित मात्रा है वो किसके समानुपाती होता है? दाब के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये क्या दिखाता है? जो एक सरल रेखा के रूप में दिखाता है, तो ये दिखाता है कि जो x अपॉन m है वो किसके प्रोपोर्शनल है? दाब के समानुपाती। ठीक है ना? यानी कि इसको हम ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x अपॉन m इज इक्वल टू क्या होगा? k। यहाँ पर क्या हो जाएगा? kp, जो यहाँ पर स्टार्टिंग रूप में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? x अपॉन m इज इक्वल टू kp, जहाँ k क्या है? एक कांस्टेंट है। k क्या होगा? एक कांस्टेंट। x अपॉन m क्या है? गैस की अधिशोषित मात्रा। P क्या है? वहां पर दाब है, और कैसा दाब है? निम्न दाब है। ठीक है ना? दाब यहाँ पर निम्न ही तो होगा, यहाँ पर सबसे कम दाब होगा। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन में कहता है कि उच्च दाब पर क्या होगा? ये दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा कि उच्च दाब पर क्या कंडीशंस होगी। ठीक है ना? तो उच्च दाब पर क्या होगा? जो हमारे पास ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा? पूर्णतः क्षैतिज होगा। कैसे होगा? क्षैतिज होगा। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? जो x अपॉन m है, जो x अपॉन m होगा, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? उच्च दाब पर क्या होगा? यहाँ पर ये देखेंगे, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और किस पर नहीं पड़ेगा? x अपॉन m। ठीक है ना? इसकी मात्रा, अधिशोषित जो मात्रा होगी x अपॉन m पर, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो x अपॉन m है हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि अधिशोषित मात्रा है, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ उच्च दाब। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? यानी कि कोई प्रभाव, इसके लिए क्या आएगा? यदि हम इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर होगा x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, किसके होगा? p नोट। ठीक है ना? जो शुद्ध अवस्था में होगा उसी पर प्रभाव प्रभाव पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? x अपॉन m। और इसको दूसरा रूप में देखा जा सकता है बेटा, x यहाँ पर आएगा x अपॉन m और इज इक्वल टू के पी नोट, क्योंकि यहाँ पर यदि देखेंगे तो p नोट इज इक्वल टू 0, 0 इसको मान कर सकते हैं, है ना? p नोट इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऐसी दशा में क्या होगा? x अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधे कांस्टेंट इसको ले सकते हैं। तो ये दो चीजें मिल गई हमारे पास, x अपॉन m इज इक्वल टू k। अब तीसरा कंडीशन है बेटा, देखो हमने एक निम्न दाब पर देखा,
निम्न दाब पर यहाँ पर शुरुआत में देखा, उच्च दाब पे देखा तो उच्च दाब ये देख लीजिए, यहाँ पर जैसे उच्च दाब प्राप्त हुआ तो ये सीधी रेखा में आने लग गया। इस पर क्या होगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ने लगे, xm इज इक्वल टू kp हो गया और यहाँ पर p नोट इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर? निम्न दाब पर तो यही स्थिति थी, उच्च दाब पर यही स्थिति आ गई। अब एक मध्यम दाब है, तीसरा नंबर का यदि देखेंगे तो मध्यम दाब है। ये फ्रेंडली पूछा जाता है बेटा कभी-कभी, है ना? मध्यम दाब। दाब को किस रूप में देखा? मध्यम दाब के। अब मध्यम दाब किस प्रकार से होगा? ठीक है ना? ये कहता है कि जो अधिशोषित मात्रा है, गैस की जो अधिशोषित मात्रा है, अधिशोषित मात्रा क्या हुई? x अपॉन m का जो मान है वो दाब के घातांक के बराबर होता है। ये घातांक पर निर्भर करेगा, जो दाब होगा उसके घातांक पर निर्भर करेगा। x अपॉन m का मान ठीक है ना, का मान दाब के घातांक पर निर्भर करेगा, दाब के घातांक पर निर्भर करेगा। ठीक है ना? किस पर निर्भर करेगा बेटा? ये करेगा उसके दाब के घातांक पर। तो घातांक जो उसके घातों के रूप में, है ना? तो यानी कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और यहाँ पर होगा 1 अपॉन n, क्योंकि घात के रूप में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो बीच में होगा ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ तो x अपॉन m इज इक्वल टू kp हुआ, ठीक है ना? ये जब उच्च दाब हो गया तो ऐसी दशा में जब निम्न दाब था तो x अपॉन m इज इक्वल टू kp। यहाँ पर देखेंगे उच्च दाब हुआ तो उच्च दाब में क्या होगा, सीधी रेखा में आने लग गया, सरल रेखा में आने लग गया। यहाँ पर x अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो गया, kp नोट, ठीक है ना? और यहाँ पर x अपॉन m यदि देखेंगे मध्यम दाब जब ऐसी मध्यम कंडीशन में था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो x अपॉन m इज इक्वल टू क्या होगा, k और p 1 अपॉन n, ये उसके घातांकों के बराबर होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से उसने तीनों कंडीशंस पर दाब का मान देखा, दाब दाब पर जो है अधिशोषित गैस की मात्रा देखी, तो इसी को उन्होंने कहा समतापी, है ना? अभी क्या कहता है, n क्या है, n तथा k क्या है इसमें, k तो कांस्टेंट हो जाएगा और n क्या होगा, उसकी मात्रा यानी घातांकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो ये कहता है जिनका अधिशोषित और अधिशोषक को की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये देखो यहाँ पर जो ये हमारे पास k है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे x अपॉन, इसको पूरा कर लेते हैं, x अपॉन m इज इक्वल टू k p 1 अपॉन m। ये इस प्रकार से तीन कंडीशंस आ गई, एक ये आ गई बेटा, दूसरी कंडीशन ये वाली आ गई, ये वाली नीचे वाली, है ना? और तीसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी है, स्टार्टिंग में जिसको हमने लिखा था, ये वाली यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो निम्न दाब के लिए हमने यहाँ लिखा था x, इसको ऐड करेंगे x अपॉन m इज इक्वल टू kp। ये तीन कंडीशन, निम्न दाब पर ये होगा, उच्च दाब पर क्या होगा, x अपॉन m इज इक्वल टू क्या होगा, और मध्यम दाब पर क्या होगा, x अपॉन m इज इक्वल टू kp 1 अपॉन n। तो ये है, किसने दिया, ये फ्रेंडलिक का समतापी, है ना? और ये क्या कहता है कि जो n और k, यदि यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास क्या है, एक तो n है और दूसरा क्या है, k है, मान लीजिए दोनों है, ठीक है ना? इन दोनों, ये दोनों क्या है, स्थिरांक है। यहाँ पर n भी क्या होगा, स्थिरांक होगा, और k भी क्या होगा, स्थिरांक होगा। और जिनका मान क्या होगा, अधिशोषित व अधिशोषक। एक तो क्या है, अधिशोषित, ये होगा अधिशोषित और अधिशोषक, है ना? एक तो अधिशोषित हो गया और एक होगा अधिशोषक। अधिशोषक कौन हुआ बेटा, कोई बता सकता है अधिशोषक?
प्राची बता बेटा, अधिशोषक क्या हुआ? कोई एक अधिशोषक बता दे। सौरभ। अधिशोषक सर हम्म। पत्थर। हाँ, पत्थर हो सकता है ना, जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, अधिशोषित होता है ना, वो अधिशोषक कहलाता है। ठीक है ना, गैस हो सकती है अधिशोषित, है ना, ये अधिशोषक हो गया। ठीक है ना, अधिशोषित और अधिशोषक। ठीक है ना, इन दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है किसका मान? ठीक है ना, एन और के का मान। एन और के का मान अधिशोषित और अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, और ये जो पहला ये संबंध दिया था, ये दिया था बेटा किसने? फ्राइडलिक ने। किसने दिया था? फ्राइडलिक या फ्राइडलिक, है ना, ऐसा लिखेंगे हम इसको, सॉरी, फ्राइड, ये देखो फ्राइडलिक, इसने ये संबंध दिया था सबसे पहली बार। किसने दिया था संबंध? फ्राइडलिक ने दिया था। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। ठीक है ना, तो इसको हम किस रूप में मान लेंगे? ये रूप फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण के रूप में मान सकते हैं। यह है अधिशोषण समतापी समीकरण, ये जो तीनों संबंध है, ठीक है ना, इसको हम इस रूप में, ये इस नाम से जाना जाता है। तो कभी पूछ लेता है कि क्या है ये समीकरण, है ना। इसमें यदि देखेंगे बेटा, जो समीकरण 3 है, समीकरण नंबर क्या ले सकते हैं हम इसको, जो तीसरे नंबर की समीकरण थी, तीसरे नंबर के समीकरण हमारे पास क्या था? जो मध्यम दाब वाले हमने लिया था, यानी कि x अपॉन m इज इक्वल टू के पी, और पावर का क्या था? 1 अपॉन m। ठीक है ना, इस समीकरण की दोनों तरफ यदि हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं, इस समीकरण के दोनों ओर लॉग लेने पर, है ना, समीकरण के दोनों ओर लॉग लेने पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? समीकरण है हमारे पास, समीकरण के दोनों, ठीक है ना, और लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, हमने लॉग लेने पर क्या होगा? यदि हम लॉग लेते हैं इसमें, तो लॉग क्या करेंगे? स्टेप लेंगे तो यहाँ आएगा लॉग एक्स अपॉन एम, ये तो है दोनों तरफ, इस तरफ भी हमने लॉग ले लिया। ठीक है ना, इस तरफ भी लेंगे तो क्या आएगा? इज इक्वल टू लॉग के आएगा, है ना, और प्लस क्या आएगा? प्लस, ये देखो जो घातों के रूप में होगा प्लस, ये आएगा 1 अपॉन एन, जो घात में होता है ना ऊपर, ये लॉग की विशेषता होती है, वो पहले आ जाता है, यानी कि 1 अपॉन एन, और फिर क्या आएगा? लॉग, और ये आएगा पी, इस प्रकार से, है ना। तो इसके मध्य भी हम ग्राफ खींच सकते हैं, है ना, इनके मध्य भी ग्राफ खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो, यदि माना इसमें क्या कहता है, ये जो ये वाली लॉग एक्स अपॉन एम है और लॉग पी है ना, के मध्य हम एक ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखो ग्राफ किस प्रकार से आएगा, वैसे जैसे हमने पहले किया था, जो क्षैतिज में होगा वो क्या होगा? एक्स अपॉन एम होगा, और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम, और यहाँ पर क्या आएगा? ये लॉग पी होगा। इसके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या कहता है? एक इसमें अंतः खंड आता है, ठीक है ना, इतना पार्ट जो है, इस पार्ट को ऐसा ले लेता है अंतः खंड, और यहाँ से ग्राफ शुरू करता है इस टाइप से। ठीक है ना, यहाँ से पहले डॉटेड लाइन से, और फिर क्या आएगा? फिर सीधी लाइन आएगी, फिर क्या आएगी? सीधी लाइन, और फिर इसमें क्या आएगा? ट्रायंगल, इस टाइप का शेप बनता है। ठीक है ना, और ये है एक प्रकार का ढाल है ना, और ये आएगा घातों के रूप में 1 अपॉन एन के फॉर्म में, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेस होगा क्या आएगा? 1 अपॉन, ये इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। अब इसको समझ लेते हैं किस टाइप से कह रहे हैं। ठीक है ना, ये कहता है कि जैसे माना क्या होगा, जो एक्स अपॉन एम है और लॉग पी के, इसके मध्य हमारे पास एक ग्राफ हमने खींचा, ठीक है ना,
तो क्या होगा, कैसी प्राप्त हमें, एक सीधी रेखा में, ठीक है ना। और जिस इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक ढाल है ना, रेखा ढाल। तो रेखा का ढाल जो है किस प्रकार से आएगा, जो रेखा का जो ढाल है वो किस टाइप से है, उसको कहते हैं बेटा 1/n के फॉर्म, है ना। ये देखो यहाँ पर जो हमने लिखा था, है ना, रेखा का जो ढाल है वो 1/n के बराबर, ठीक है ना। और अंतःखंड क्या होगा, log k के बराबर। जो ये अंतःखंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, log k के बराबर होगा। जो अंतःखंड क्या है, ये किसके बराबर होगा, log k के बराबर, ठीक है ना, ये बराबर होगा। तो जो फ्रेंडलिक जो हमारे पास समतापी वक्र होगा, ठीक है ना, ये किस प्रकार से दिखा सकते हैं हम, ये दिखा सकते हैं log x/m, और दूसरा हमारे पास क्या है, log p के मध्य, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आ जाएगा, इन दोनों के मध्य, इस टाइप से हम इसको ग्राफ को नोट कर सकते हैं दोनों के बीच, ठीक है ना। और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है बेटा, ये कहते हैं कि जो फ्रेंडली समतापी वक्र है, प्रमाणित है अथवा नहीं है, ठीक है ना। कुछ इसका मालूम, अभी इस डिटेल मालूम नहीं कि ये प्रमाणित भी है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये फ्रेंडली वक्र आता है, समीकरण पूछे जाते हैं, 3 समीकरण आप लिखेंगे इसमें। एक निम्न दाब पर है, दूसरा किस पे आया था, उच्च दाब, और तीसरा मध्यम। 3 प्रकार के दाब पर उसने एक समीकरण दी, ठीक है। तो ये अधिकांश पूछे जाते हैं, समीकरण पूछी जाती है, किसी समीकरण क्या है। क्लियर हो गया बेटा ये? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, ठीक है ना, ये था बेटा फ्रेंडली, ठीक है ना। इसके बाद एक नया टॉपिक है इसमें, विलियन प्रावस्था में अधिशोषण, ठीक है ना। जैसे अभी तक तो हमने जैसे ठोस देखा, अब है दूसरा इसमें विलियन प्रावस्था, ये है विलियन प्रावस्था, ठीक है ना, विलियन प्रावस्था से अधिशोषण। तो विलियन तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, विलियन किसे कहते हैं, विलियन तो जानते हैं आप लोग, ये नहीं जानते विलियन, विलियन किसे कहते होंगे, को बताए विलियन, सामान्य क्वेश्चन। सर जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। उसे कहते होंगे, या विलिय प्लस ब्लैक को कहते होंगे। सर विलय प्लस विलायक को भी बोलते हैं। हाँ, विलिय प्लस ब्लैक, और दूसरा क्या कहा तुमने, जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, उसे हम विलियन कहेंगे, ठीक है। विलियन, फिर आगे हम विलियन को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, है ना। जैसे विलियन के प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा निलंबन है, ठीक है ना, निलंबन, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है, एक निलंबन हो सकता है, दूसरा कोलाइड विलियन हो सकता है, कोलाइड विलियन हो गया। तीसरा कोई और विलियन है, नहीं सर। वास्तविक विलियन भी होता है कुछ। सर वो तो तब विलियन में ही आ गया ना। हाँ हाँ, वास्तविक विलियन, है ना, निलंबन हो गया, कोलाइडी विलियन हो गया, और भी विलियन होंगे। चलो देखते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से विलियन होंगे, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम सिंपली मान के चलते हैं, इसमें विलेय और विलायक भी हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जो विलियन प्रावस्था है, जो विलियन प्रावस्था है, इससे हमें अधिशोषण करना है, ठीक है ना। तो विलियन में क्या होता है, विलियन में यदि हम देखेंगे तो ठोस पदार्थ घुले हुए रहते हैं, ठीक है ना, क्या घुले रहते हैं, ठोस पदार्थ, और उनका हमें क्या करना है, अधिशोषण करना है।
देखो उन पर अधिशोषण यानी कि ठोस पदार्थ विलयनों में घुले हुए पदार्थों का भी अधिशोषण करते हैं। जो क्या होता है, मान लीजिए इसके एक लाइन में हम देखते हैं कि जो ठोस पदार्थ है, ये हमारे पास ठोस पदार्थ है ना, और विलयनों में जो ठोस पदार्थ विलयनों में जो घुले हुए पदार्थ में घुले हुए पदार्थ, ठीक है ना, जो घुले हुए पदार्थ हैं, ये पदार्थ हैं, पदार्थों का भी क्या हो सकता है, अधिशोषण किया जाता है ना, अधिशोषण किया जा सकता है ना, ये किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने लिया एसिटिक, हमने लिया बेटा एसिटिक अम्ल, एक पहला एग्जांपल के रूप लेते हैं। एसिटिक अम्ल, क्या सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का? CH3COOH। गुड, ये है CH3COOH, है ना, ये एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल के जो विलयन होगा उसमें यदि हम क्या करते हैं, इसमें चारकोल क्या करते हैं, चारकोल डालते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद इसको हिलाया जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, एसिटिक अम्ल लिया और चारकोल लिया और फिर हमने इसको क्या किया, हिलाया, क्या किया, हिलाया उसको, है ना। हिलाने के बाद हमने क्या देखा कि जो चारकोल, यहाँ पर यदि देखेंगे तो एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल था, इसकी सांद्रता में कमी आ गई, सांद्रता में क्या है, इसकी कमी आ गई, सांद्रता में कमी आ गई। किसके कारण आई, हमने एसिटिक अम्ल का विलयन लिया और उसमें हमने क्या किया, चारकोल को मिलाया और चारकोल को मिलाने के बाद हमने क्या किया, उसको हिलाया, हिलाने के बाद क्या हुआ, इस एसिटिक अम्ल की सांद्रता में कमी आई। क्यों आई होगी बेटा? क्योंकि एसिटिक अम्ल चारकोल की सर छिद्रों के बीच में घुस गया। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक अम्ल है उसका क्या हो गया, अधिशोषण कर दिया किसने, चारकोल ने। क्या किया, अधिशोषण किया चारकोल ने, जिसके कारण उसकी सांद्रता में कमी आ गई। क्लियर? इस पर क्वेश्चन बन भी सकता था, है ना। अच्छा, एक और कंडीशन है, ये है लिटमस, दूसरे दूसरे एग्जांपल के रूप में लेते हैं लिटमस। हमारे पास है लिटमस, एक हमने लिया लिटमस, ठीक है ना, और लिटमस का विलयन बनाया, ठीक है ना, और उसे भी क्या किया, उसे भी चारकोल के साथ यूज किया। तो कुछ देर बाद हमने देखा कि जब हमने इनको लिटमस का विलयन लिया और उसको क्या किया, चारकोल के साथ घुमाया, हिलाया, तो हमने देखा वो रंगहीन हो गया, रंगहीन हो गया। तो रंगहीन क्यों हुआ होगा? जो कलर था वो कलर कहाँ चले गए, इस चारकोल की, चारकोल ने उसको क्या कर दिया, अधिशोषित कर लिया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा विलयन प्रावस्था में अधिशोषण किस प्रकार से हो सकता है। अच्छा, तीसरा यदि हम देखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई बता सकता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? MgOH की होल ट्वाइस। हाँ राइट, Mg और OH की होल ट्वाइस, है ना, ये है MgOH की होल ट्वाइस। क्लियर? MgOH की होल ट्वाइस जो है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, है ना। और इसका रंग कैसा होता है, सफेद रंग होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब एसिडिटी होती है तो एक सफेद रंग का लिक्विड जो है डाइजेशन के लिए दिया है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखा होगा आप लोगों ने, गैस वैस की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको क्या करते हैं, एक सफेद सा लिक्विड रूप में दिया जाता है ना, तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नेसॉन
नीला रंग, ठीक है ना। एक इसको क्या करते हैं, का वो जो है मैग्नेसॉन, ये बेटा मैग्नेसॉन है ना। इसमें इसका रंग होता है नीला, इसका नीला रंग होता है ना। के साथ क्या किया जाता है, अवक्षेपित किया जाता है, और नीला रंग क्या हो जाता है, इससे क्या होगा, इनके साथ जब हम मैग्नेसॉन के साथ करेंगे तो नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मैग्नेसॉन के अभिकर्मक के साथ क्या होगा, नीला रंग प्राप्त हो जाएगी। इनको जब हम एक साथ मिलाएंगे तो कैसा प्राप्त होगा, नीला रंग प्राप्त होगा। तो ये कहता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो अवक्षेप है, विलयन में से मैग्नेसॉन अभिकर्मक क्या हो जाते हैं, नीले रंग को अधिशोषित कर लेते हैं। तो ये क्या कर देता है, देखो जैसे ये था सफेद रंग, हमने डाला मैग्नेसॉन, ठीक है ना, और मैग्नेसॉन को डालने पर क्या हुआ, इसको एक साथ हिलाया तो ये क्या, इसने क्या कर दिया, जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसने इस नीले रंग को क्या कर दिया, अधिशोषित कर लिया, इसलिए कैसे रंग का हो गया, नीले रंग का, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा जो इसके, ठीक है ना, किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है अधिशोषण के एग्जाम्पल, ठीक है ना, जिनको हम इस रूप में ले सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने बताए, और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे ताप बढ़ाने पर क्या होता है, चलो ये तो खाना आप लोगों ने पढ़ा, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण, इसमें क्या होगा विलयन का अधिशोषण में, घटेगा सर। हाँ, एक सीमा तक, है ना, एक सीमा तक घटती है, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा, एक सीमा तक घटेगा। तो ये सभी के लिए यदि हम पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, यदि हम विलयन में क्या करेंगे, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अधिशोषण भी बढ़ेगा, है ना, एक लिमिट तक, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीजें इसको एक्सप्लेन किया कि विलयन के प्रावस्था में अधिशोषण किस प्रकार से हो सकता है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के अधिशोषण हो सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें, अधिशोषण के प्रयोग या अनुप्रयोग। यहाँ पर हम अधिशोषण लेते हैं, इस अधिशोषण का कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकता है, अनुप्रयोग कहाँ पर हमारे लिए अधिशोषण उपयोगी होगा, किन किन जगहों पर उपयोगी होगा, कहाँ कहाँ होता होगा बेटा, कहाँ कहाँ हम इसका एप्लीकेशन या उपयोग कर सकते हैं। सर एक वो चारकोल वाला मास्क। हाँ, चार बिल्कुल सही कहा आपने, जिसको हम बोलते हैं गैस मास्क, है ना, गैस मास्क के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। गैस मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता होगा बेटा, किसी को पता है गैस मास्क क्या होता है, ये अच्छी बात है। जहरीली गैसों को सर अवशोषित करता है सर, उस बिल्कुल, गंदी। ये क्या करता है, जिससे जो खानों में काम करने वाले होते हैं, जो खदानें होते हैं, जैसे कोयले की खदानें हो गई या अन्य जगहों पर भी, है ना, जहाँ पर जहरीली गैसें निकलती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो जहरीली गैसें हैं, वो उस मास्क में जो, ये क्या होगा, गैस मास्क होगा, वो क्या करेगा, यदि हम चारकोल वाली मास्क यूज करते हैं, उसका चूर्ण वाला मास्क यूज करते हैं, तो चारकोल का जो चूर्ण है वो क्या करता है, जहरीली गैसों को अवशोषित कर लेता है, तो हमारे सांसों तक या अंदर शरीर में नहीं पहुंच पाती, है ना। तो इस यहाँ पर हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, सर जो जनतव चारकोल होता है वो चीनी अब मतलब खराब चीनी को सही बनाने के लिए किया जाता है उसका प्रयोग। बिल्कुल, ठीक है ना, कितनी बढ़िया बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग मुझे बता रहे हैं ना, देखो कितनी अच्छी बात होगी। जो हमारे पास क्या होगा, जंतु चारकोल होता है, उससे क्या होता है, जो चीनी खराब वाली चीनी होती है ना, खराब वाली चीनी उसको शुद्ध करने में क्या किया जाता है, ठीक है। और कुछ, सर इसकी सहायता से हम लिटमस को सर रंगीन बना सकते हैं। हाँ रंगीन बना सकते, चलो ये तो उपयोग नहीं है वैसे, ठीक है ना, पर चलो कुछ उपयोग देखते हैं ना, ये क्या क्या उपयोग बताता है। देखो पहले यदि हम देखेंगे, ये है उच्च निर्वात, उच्च निर्वात
हमें उच्च निर्वात चाहिए। निर्वात माने जहां पर कोई गैस नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिशोषण का उपयोग, ठीक है ना। हमें मान लीजिए कोई हमारे पास बर्तन है और हम चाहते हैं यहाँ से निर्वात प्राप्त हो जाए। निर्वात माने कोई गैस न हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। यदि हम क्या करेंगे, माना जिस बात में हम निर्वात प्राप्त करना चाहते हैं उसमें क्या करेंगे, कोई चारकोल डाल देंगे, है ना। और वहां क्या होगा, निर्वात प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर निर्वात ही तो रहता है। जो बिजली का बल्ब होता था, ऐसे पहले वाला इस टाइप का बल्ब होता था, ठीक है ना, जिस टाइप से तो कांच का बना हुआ होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके होता था, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, निर्वात ही तो होता है। तो ये कहता है कि हमें उच्च निर्वात प्राप्त करने में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। वैक्यूम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके अंदर चारकोल डाल देंगे और ये क्या करता है, गैसों को अधिशोषित कर लेता है। सर दूसरा, बल्ब के अंदर तो इनर्ट गैस होती है। नहीं, यहाँ तो इनर्ट गैस की डाली जाती है। मैं एग्जांपल दे रहा था निर्वात की बात, है ना। निर्वात माने उससे क्या कर दिया जाता है, पहले यहाँ पर कुछ बल्बों में क्या करते हैं, गैस डालते हैं और कुछ में निर्वात पैदा करते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर इतनी, क्योंकि हम कह रहे हैं जैसे तुमने कहा इनर्ट गैस डालते हैं, तो इनर्ट गैस क्या हो गई थी, महंगी पड़ रही थी, इन बल्बों में डालने के लिए महंगा पड़ रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ वैक्यूम कर दिया, यानी कि इसके अंदर कोई गैस ही न रहे। बाद बाद में तो ये प्रयोग करने लगे, जब गैस ही नहीं होगी तो ये किस ऑक्सीडाइज कैसे होगा, मतलब नहीं होता, है ना। पहले पहले तो उन्होंने क्या किया, जैसे जो अक्रिय गैसें हैं उनको डाला, ठीक है ना। अक्रिय गैस जैसे हमारे पास कौन से, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब इन गैसों को डाला, ठीक है ना। उन्होंने कहा इस गैस डालनी बहुत महंगी पड़ रही है। बाद में उन्होंने एक तरीका निकाला कि इसको वैक्यूम कर दिया, इसके अंदर की सारी गैसें निकाल, है ना। और वैक्यूम करने से क्या होगा, इसको क्या नहीं मिला, इसको क्या नहीं मिला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए थी, तो जो ऑक्सीजन मिला नहीं तो इसलिए वो जलता रहा, ठीक है ना। ऐसे भी एक तरीका निकाला गया था, है ना। तो ये वैक्यूम किया जाता है। तब देखा होगा आपने, जब बल्ब फटता है तो एक आवाज आती है ना। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे माना यहाँ से एयर अंदर, ये वैक्यूम देखो, वायुमंडल से हवा कहाँ जा रही है, वैक्यूम में जा रही है, ठीक, जहाँ खाली है, तो उसमें क्या होता है, एक आवाज, है ना। ये उच्च निर्वात प्राप्त करने में। दूसरा है गैस मास्क के रूप में, जो गैस मास्क होते हैं उसे हम प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया था आप लोगों को कि सिलिका जेल सर। हाँ, हाँ, सिलिका जेल, सिलिका जेल। बिल्कुल, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम कमरे में, मैंने कहा सेंधा नमक रखें, है ना, या नमक को रखते हैं, तो उससे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या जब होगा, सर नमी उसकी सतह पर आ जाती है। बिल्कुल, जो हमारे वायुमंडल में जो नमी है, आर्द्रता है, जिसको हम कहते हैं आर्द्रता, है ना, आर्द्रता में कमी आ जाती है। क्या होती है, आर्द्रता में कमी, ठीक है ना, या आर्द्रता में कमी आ जाती है, किसके कारण, जैसे हम क्या करेंगे, ये भी एक प्रकार का तरीका है ना। जैसे मान सिलिका जेल, अब मैंने तो नमक का उदाहरण दिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास एडवांस चीजें होगी, है ना। जैसे सिलिका जेल ले सकते हैं। तो सिलिका जेल को जब हम क्या करेंगे, कमरे में रखेंगे, या हमने क्या किया, नमक को लिया, क्योंकि वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है ना। तो उससे क्या होगा, जो रूम की नमी होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद और कोई उपयोग, सर कपड़ों में कलर करने के लिए। हाँ, कपड़ों में कलर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे कैसे होगा बेटा, कलर्ड वाटर में सर उसको भिगा देंगे सर। हाँ, वो एडजॉर्प्शन होता है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, एनिमल चारकोल होता है ना। तो एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है इसको, इसमें, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कपड़ों को या उनको रंगीन करने के लिए, है ना, रंग चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास एनिमल चारकोल, तो इसमें भी उपयोग कर सकते हैं। हैबर विधि में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है ना। हैबर विधि में क्या होता है कि जो अमोनिया होता है,
अमोनिया के निर्माण में जो NH3 होता है, इसका निर्माण जब हम करते हैं, ठीक है ना, वहां भी क्या होता है, इसको जो Fe होता है, जैसे हम देखेंगे N2+3H2 है ना, और रिवर्सिबल का चिन्ह होता है 2 मॉलिक्यूल NH3 है ना, इसमें हम क्या करते हैं, Fe कैटलिस्ट को लेते हैं। तो ये Fe क्या करता है ना, Fe क्या करेगा, इसके सतह पर आकर के ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसकी सतह पर जाकर के क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। Fe की क्या एडजोर्प्शन क्रिया होती है, इसकी सतह पर ये क्रिया करते हैं, है ना। और दूसरा जो है जब क्रिया होगी तो स्वाभाविक क्या बनेगा, अमोनिया बनाएगा। तो ये जैसे क्या है, ये एडजोर्प्शन क्या काम कर रहा है, ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हैबर विधि के निर्माण यानी कि अमोनिया के निर्माण के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भी होते हैं और जगह यानी कि हम कह सकते हैं इसको जितनी हमारी फैक्ट्रियां हैं उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है, अधिशोषण का, ठीक है। उसके बाद और कुछ जो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे चिकित्सालय में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चिकित्सालयों में क्या किया जाता है इसका, कि जो मरहम या लोशन के लगाने के, है ना, जो मरहम होता है और लोशन लगाने पर घाव में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे हमने क्या किया, सपोज कोई यहाँ पर घाव हुआ, ठीक है ना, और घाव इन जगहों पर हुआ, हमने क्या कर दिया, इसमें मलहम लगा दी। अब मलहम लगाने से क्या हुआ कि जो कीटाणु यहाँ जा रहे हैं वो इस पे चिपक जाते हैं, इस मलहम पे, अंदर नहीं जाते, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होगा, अधिसूचित देखा होगा आप लोगों ने, मलहम क्यों लगाते हैं, कहते हैं कहीं पर कोई घाव हो गया, इसमें मलहम लगा दो जी, है ना। तो मलहम क्यों लगाया जाता है, कि मान लीजिए क्योंकि यहीं से तो प्रवेश करेंगे, जो जीवाणु और कीटाणु होंगे वो यहीं से प्रवेश करेंगे, हमारे शरीर में जाएंगे। अब हमने वहां पर मलहम लगा दिया, मलहम लगाया तो क्या हुआ कि जैसे कीटाणु या जीवाणु जो भी गया वो इस पे चिपक जाता है, और इस पे चिपक जाने के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो वो अधिशोषित करता है, वो मलहम क्या करता है, अधिशोषण का काम करता है, ठीक है। और एक होता है बेटा इसमें झाग प्लावन विधि, इसमें भी झाग प्लावन प्रक्रम में इसका उपयोग किया जाता है ना, झाग। तो ये कुछ हमारे पास थे जिनको हम इनका उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वर्ण लेखन में भी किया जा सकता है, वर्ण लेखन ये विश्लेषण में। तो इस प्रकार से क्या होंगे, अधिशोषण के अनुप्रयोग हो गए, कौन कौन से अनुप्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, एक और टॉपिक है इसमें उत्प्रेरण वाला, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कैटालिसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण। और इसको कहा जाता है कैटालाइसिस, कैटालाइसिस है ना, उत्प्रेरण। इसको तो आप लोग जानते होंगे कैटालाइसिस क्या, जानते हैं आप लोग, जी सर जानते हैं। क्या है ये सर ये अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है सर। बिल्कुल, है ना। अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाओं का वेग का निर्धारण कर सकता है। तो ये उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरक से बना हुआ है उत्प्रेरण, ठीक है ना। उत्प्रेरक क्या होगा, उत्प्रेरक से ही बना हुआ है उत्प्रेरण, ठीक है ना। तो क्या होता होगा ये उत्प्रेरण, इसको उत्प्रेरण कह सकते हैं, वेग परिवर्तन, है ना। उत्प्रेरण के द्वारा क्या होता है, उत्प्रेरण कह सकते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में जब परिवर्तन आएगा तो उसे कह सकते हैं उत्प्रेरण, है ना। यानी कि क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा हम वेग में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि देखेंगे, ये साइंटिस्ट थे, ये था वर्जीलियस, ठीक है ना। वर्जीलियस ने इसको 1835 इसके बारे में जानकारी दी थी 1835 में, है ना। और उन्होंने कुछ प्रयोग किए होंगे और उसमें उन्होंने कुछ पदार्थ मिलाया, और पदार्थ मिलाने से क्या हुआ, उसके वेग में परिवर्तन आ गया,
है ना। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये जैसे मान लीजिए KClO3 ठीक है ना, और उन्होंने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया 873 केल्विन, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूल KCl में और साथ में 3O, ठीक है ना। इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ पर उत्प्रेरण का काम किसने किया, टेम्परेचर ने। टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर ने उसको क्या कर दिया, उत्प्रेरण कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये उत्प्रेरण क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। चलो इसको हम ऐसा करते हैं बेटा, कल बताया था इसको।